नमस्कार, मैं रविरंजन निलय और आप देख रहे हैं एडीआर न्यूज़। इन दिनों बिहार में जातीय जनगणना का रिपोर्ट पेश किया गया है और विभिन्न राजनीतिक दल अपना विचार तो व्यक्त कर ही रहे हैं। मैं अभी उपस्थित हूँ मगध विश्वविद्यालय में और यहाँ के शोधार्थी और विद्यार्थी से यह जानने का कोशिश करूँगा कि आखिर विश्वविद्यालय में जातिगत जनगणना को लेकर क्या चर्चा है। हमारे बीच उपस्थित हैं शोधार्थी कमलेश कुमार जी और विद्यार्थी विकास कुमार। सबसे पहले कमलेश जी आपसे सवाल है, जो जातिगत जनगणना है ये आप इसको सकारात्मक रूप से देखते हैं या नकारात्मक रूप से? सबसे पहले निलय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कैंपस में आएँ और जातीय जनगणना पर परिचर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है कि अभी जातीय जनगणना को लेकर पूरे बिहार में एक गर्माहट से चहल पहल दिख रहा है। जहाँ आप देखिए चौक चौराहा पे जातीय जनगणना पर ही बात हो रहा है, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि जातीय जनगणना जो अभी हुआ है वो आज से 10 साल पहले हो जाना चाहिए, लेकिन मतलब आप समर्थन में बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे में कहा जाता है, कहावत है कि देर हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ। लेकिन इसके बहुत सारे पॉजिटिव थिंक भी हैं और बहुत सारे नेगेटिव थिंक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार के द्वारा योजना आती है तो सिर्फ पॉजिटिव है, तो उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव रहता है। तो जैसा कि हम भी बहुत दिन से न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, बहुत लोग पॉजिटिव में भी बात कर रहे हैं तो बहुत लोग नेगेटिव में भी बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जातीय जनगणना से कहीं न कहीं जो इस समाज में रह रहे वंचित लोग हैं, चाहे वह किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, तो कहीं न कहीं उनको फ़ायदा होगा। ताकि जो हज़ारों वर्षों से जो ये हम लोग की जो जाति का जो प्रथा चलते आ रहा है, ऊंच नीच, जैसे में अगर मान लीजिए आप ब्राह्मण हैं तो आप उच्च वर्ग में आते हैं, अगर आप मुसहर हैं, मांझी हैं, डोम हैं, चमार हैं तो आपको नीच भेदभाव से देखा तो जाता है। प्राचीन काल से हाँ, भारतीय मतलब समाज में चलता आज है। से नहीं, हज़ारों वर्षों से। लेकिन जहाँ तक हम लोग की जितनी उम्र है उस उम्र के नज़रिए से अगर देखा जाए तो हम लोग भी समाज में कहीं न कहीं देख रहे हैं कि कहीं न कहीं अगर आम लोगों में अगर भेदभाव हो रहा है तो उसमें कहीं न कहीं जाति का भी बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। ताकि आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं कि जहाँ आज भी जो नीच वर्ग के लोग हैं, जिनको हम लोग छोटी जाति के लोग कहते हैं, और उसमें भी जाति का भी कैटेगराइजेशन हो गया कि भाई आप ब्राह्मण हैं तो आप सबसे ऊँचे वर्ग में आते हैं, राजपूत हैं तो उससे नीचे हैं, भूमिहार हैं तो उससे नीचे हैं। मतलब जो पहले से जाति का श्रेणी बना हुआ। हाँ, जाति का श्रेणी बना। अगर आप मुसहर हैं, डोम हैं, चमार हैं तो उन लोगों से आज भी समाज में लोग छूने से कतराते हैं। उनको साथ में बैठकर हमें नहीं लगता है कि सभी लोग खाना वगैरह भारतीय संविधान में तो इसका निषेध किया गया है। जैसे हम देखिए संविधान में तो बहुत सारी बातें अभी भी लिखी हुई है कि समानता का, इक्वलिटी, कि सभी लोग देश में जितने भी लोग रह रहे हैं सभी लोग समान हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि समाज में उसका इम्प्लीमेंटेशन 100% हो पाया है। अभी भी गांव में जो अशिक्षित वर्ग के लोग हैं अभी भी भेदभाव, जो 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 नीचे वर्ग के लोग हैं, जो पढ़ लिख कर जो बड़े ओहदे पे चले गए, वहाँ थोड़ा बहुत भेदभाव खत्म हुआ। लेकिन जो अभी भी अशिक्षित हैं, चाहे वह किसी भी वर्ग के लोग हैं, अपने से नीच जाति के साथ बैठने से कतराते हैं। ये कमलेश जी कह रहे हैं कि भारत में जो है जाति का जो श्रेणी है वह अभी भी चल रहा है भारतीय संविधान होने के बाद। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर जहाँ तक बात किया जाए निलय जी कि देश में जातिगत श्रेणियाँ बढ़ी हैं, तो ये आज से नहीं, हमारे काफ़ी समय से, और जो कि इनकी बातों में सच्चाई है कि लगातार चलता आ रहा है और उसके बेस पे काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन रहा बात जहाँ जातीय जनगणना का, तो जातीय जनगणना आखिरी बार जो भारत में लागू किया गया था उसका 1931 में ब्रिटिश सरकार ने करवाया। जनगणना हुई। हाँ, आखिरी जातीय जनगणना भारत में वह तो ब्रिटिश सरकार ने करवाया। उसके बाद फिर हुआ कि 1941 में किया गया, लेकिन 1941 में करने रिपोर्ट उसका जारी नहीं किया गया। और इसके उसी 1941 वाले आंकड़ा को जब हमारा 1951 में सरदार वल्लभ भाई को बोला गया कि इसको रिलीज किया जाए, तो उन्होंने यह कहते हुए इसका समर्थन नहीं किया गया कि अगर मान के चलिए कि हमारे देश में जिस जाति की संख्याएं कम हो तो उनको अपने विलुप्ति का एक एहसास होगा,
कहीं हमारा जात विलुप्त ना हो जाए या फिर हमारी संख्या में काफ़ी कमी है। तो अपनी संख्या को बढ़ाने हेतु उन लोग जनसंख्या नियंत्रण को ढूंढ सकते हैं, जिससे हमारे देश में जनसंख्या में अचानक वृद्धि होगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि जनसंख्या ही हर समस्या का कारण होता है, चाहे वो लैंड रिफॉर्मेशन की बात हो, एजुकेशन का बात हो, जॉब की बात हो, हर जगह पे अगर कहीं सबसे बड़ा समस्या का जो कारण है वो जनसंख्या है। तो अगर इस तरीके से अगर हम जातीय जनगणना करवा रहे हैं और जिस जाति को लगेगा कि हमारी संख्या है, अभी आप देखे होंगे कि हर जातियों का एक परसेंटेज आया, नंबर आया, तो जो जातियाँ अपने आप को कम संख्या में पा रही होंगी तो उनके बीच कहीं ना कहीं एहसास तो होगा कि हम बिहार में कुल 209 जातियों का जनगणना हुई है। आदिवासी समूह एक ऐसा है जिसका मात्र बिहार में 93 है, संख्या मात्र 93। जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि सरदार पटेल ने नकार दिया था कि हमारी संख्या कम होगी, लुप्त हो जाएंगे, तो इसका डर अभी भी सता रहा है। हाँ, आप समझ सकते हैं कि बिहार इतना बड़ा राज्य है, इतने बड़े क्षेत्रफल में अगर किसी की संख्या मात्र 93 हो तो ये भी कहीं ना कहीं सोचनीय विषय है। अगर इस पर हम लोग अगर गंभीरता से सोचें तो वो विलुप्ति के कगार पे है। तो क्या अगर मान के चलिए कि आदिवासी के जगह पर अगर आपका संख्या कम कर जाए तो क्या आपके अंदर ये भावना नहीं पैदा होता है कि हम अपनी संख्या को बढ़ाएं? सरकार इसके लिए कुछ कदम उठा सकती है कि इसको प्रमोट किया जाए। देखिए, सरकार का अभी जो जातीय जनगणना का जो आंकड़ा आया तो इसमें तो हर जातियों का निकाल दिया, लेकिन इसमें कोई भी चीज़ अभी तक क्लियर कि हम बिहार में कुल 209 जातियों का जनगणना हुई है। आदिवासी समूह एक ऐसा है जिसका मात्र बिहार में 93 है, संख्या मात्र 93। जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि सरदार पटेल ने नकार दिया था कि हमारी संख्या कम होगी, लुप्त हो जाएंगे, तो इसका डर अभी भी सता रहा है। हाँ, आप समझ सकते हैं कि बिहार इतना बड़ा राज्य है, इतने बड़े क्षेत्रफल में अगर किसी की संख्या मात्र 93 हो तो ये भी कहीं ना कहीं सोचनीय विषय है। अगर इस पर हम लोग अगर गंभीरता से सोचें तो वो विलुप्ति के कगार पे है। तो क्या अगर मान के चलिए कि आदिवासी के जगह पर अगर आपका संख्या कम कर जाए तो क्या आपके अंदर ये भावना नहीं पैदा होता है कि हम अपनी संख्या को बढ़ाएं? सरकार इसके लिए कुछ कदम उठा सकती है कि इसको प्रमोट किया जाए। देखिए, सरकार का अभी जो जातीय जनगणना का जो आंकड़ा आया तो इसमें तो हर जातियों का निकाल दिया, लेकिन इसमें कोई भी चीज़ अभी तक क्लियर नहीं किया है कि जो जातियाँ का संख्या ज़्यादा है या कम है तो उनके लिए रोकथाम की आवश्यकता है। जब मतलब जनसंख्या नियंत्रण की कोई बात नहीं की जाएगी। मान के चलिए ये तो आप आरएसएस की बात कर रहे हैं। ये बात आरएसएस की नहीं है, ठीक है, ये एक जनरल समझदारी की बात है। अगर देखा जाए तो हम किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। आंकड़े बता रहे हैं आप ही ने बताया कि 93 संख्या है, 93 जिसका है तो उसके अंदर स्वाभाविक एक डर है विलुप्त होने का। अगर जब विलुप्त होने का डर है तो सरकार उसको प्रमोट करने के लिए, उनकी जनसंख्याओं को प्रमोट करने के लिए क्या कदम उठाएगी? अगर उसके लिए कदम उठाएगी तो फिर जो यादव जाति की संख्या सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में है उसको रोकने के लिए भी कोई ना कोई नियम लागू करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आप जातियों को कैसे बैलेंस करें? चीन के जैसा यहाँ भी कानून लाना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण। भारत में ऑलरेडी उसका है नियम। हमारे दो का नियम ऑलरेडी, हमारा कॉन्सेप्ट भारत सरकार बहुत पहले लॉन्च कर चुकी है, लेकिन आप देखिए कि उस पर इम्प्लीमेशन कितना हुआ है। शिक्षा के कारण भी ऐसा हो। देखिए, इसका बहुत सा कारण है, जिसमें शिक्षा जो है, शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट कारण माना जाता है कि भाई अगर हमारा जनसंख्या नियंत्रण करना है, और नियंत्रण क्यों करना है, अगर जो व्यक्ति थोड़ा समझदार होगा, थोड़ा पढ़ता होगा, समाज को जानता होगा, तो कभी नहीं चाहेगा कि हमारा जनसंख्या बढ़े। लेकिन शिक्षा की कमी है। शिक्षा की अगर कमी है आप तो आप बहुत से वो काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जो परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए एक सही डायरेक्शन में नहीं होता। जैसे आप मान के चलिए कि आपका जनसंख्या घर में 4 बच्चा है, आप ही का शादी हुआ, 4 बच्चा हो, क्या आप कैपेबल हैं चारों को बेहतर शिक्षा देने के लिए, बेहतर सुविधा प्रोवाइड करवाने के लिए? नहीं। सरकार इसी के लिए तो काउंट करवा रही है कि जो उस तरह के परिवार में सरकारी जो योजनाएं हैं हम उन तक पहुंचा सकें। ठीक है, आपका मान के चलिए कि बात सही है कि सरकार चाह रही है कि हम जनसंख्या के बेस पे सब चीज़ करें, तो क्या आप सरकार इस चीज़ को निश्चित करेगी कि जिसका संख्या है उससे अकॉर्डिंग भागीदारी मिलेगी?
लालू प्रसाद यादव और तमाम जो बिहार में महागठबंधन की सरकार है वो तो इसी पे चल रहे हैं कि हम कराए हैं तो जनसंख्या के अनुपात में। नहीं वो देखिए ये एक राजनीतिक कारण है। जो जातियों का जो काउंट किया गया है वो एक राजनीतिक कारण है, पॉलिटिकल रीजन उसको समझ सकते हैं। और पॉलिटिकल रीजन इसलिए अभी इलेक्शन से पहले इस सेंसस को जारी किया गया ताकि उनको चुनाव में फायदा मिल सके। अगर विकास जी कह रहे हैं कि चुनाव में फायदा करने के लिए वोट बैंक की राजनीति के लिए जातीय जनगणना को पेश किया गया। देखिए ऐसा बात नहीं है। अगर कोई भी राज्य का नेता अगर समाज हित में कोई ना कोई कार्य करेगा और समाज में रहने वाले लोगों को फ़ायदा होगा तो सिंपल सी बात है कि चुनाव में उनको फ़ायदा होगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारे नेता हैं, नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो, समाजवादी नेता हैं और बिहार में अगर जातीय जनगणना इन्होंने करवाया है तो कहीं ना कहीं यहाँ जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। और आज ये बात नहीं है, बहुत पहले हमारे समाजवादी नेता, बहुत बड़े नेता थे जगदेव बाबू, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है और जल जीवन हरियाली पर 90 भाग हमारा। तो उन्होंने पहले ही ये चीज़ को सांकेतिक रूप से कह दिया था कि 100 में 90 हम लोग हैं लेकिन फिर भी शोषित हैं और जो 10% वाले लोग हैं हम पे राज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिनकी संख्या ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं वंचित है। तो आज सरकार चाह रही है कि जिनकी जितनी संख्या होगी उनको उतना भागीदारी मिलना चाहिए। आज आप देखिए कि पूरे जितने भी सरकारी सिस्टम में जो भी लोग बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के माध्यम से जो पहले जो बहुत गरीब लोग थे तो अगर उनको जॉब मिल भी रहा है तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के माध्यम से उनको रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। जनसंख्या के अनुसार तो फिर बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यादवों को है, मुख्यमंत्री तो ज़्यादातर रहना चाहिए। तो नहीं, ये तो बात सही है कि यादवों का रहना ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ, तो व्यक्तिगत जातिगत नहीं लिया जा रहा। यहाँ देखिए 3 कैटेगराइज में बांट दिया गया, 4 में पहले से ही जाति वर्ण व्यवस्था चलती आ रही है। स्वर्ण वर्ण, फिर आपका हो गया वैश्य, शूद्र, समझे, क्षत्रिय। तो ये सब जो जातियों में जो डिवाइडेशन कर दिया गया तो अगर पिछड़े वर्ग में अगर मान लिया जाए अभी नीतीश कुमार है तो भी पिछड़े में ही आते हैं। तो इसमें तो भाई नीतीश और तेजस्वी जी का जो मानना रहेगा उन लोग दोनों में बैलेंस है कि वो नीतीश कुमार अभी सीएम बने हुए हैं। देखिए विपक्षी पार्टियां हैं एक और आरोप लगा रही है कि जनसंख्या को कम करके दिखाया गया है, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए विपक्षी पार्टियों के राजनीति करने का अपना एक कारण होना चाहिए। तो उनके पास कोई जेन्युइन कारण नहीं है तो ये मुद्दा उठा सकते और उठा भी रहे हैं। अब इसमें क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई है इसके लिए विपक्ष की पार्टियों के पास कोई प्रमाणित चीज़ नहीं। आप स्टूडेंट के रूप में इसको कैसे देख सकते हैं? आपके पास ऐसा कुछ है कि भारत में जो जाति व्यवस्था है इसको खत्म किया जा सके? जैसे देखिए एज ए स्टूडेंट अगर हम सोचें तो अगर जिस तरीके से हमारा समाज डिवाइड है और केवल भारत की बात नहीं, आप पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाइए, इक्वालिटी टर्म सुनने में अच्छा लगता है, इम्प्लीमेंट कभी भी नहीं हो सकता, धरातल पर नहीं इम्प्लीमेंट